So good evening everyone. We are going to solve problem on the chapter heights and distances. I will be sharing with you NCERT. NCERT में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लेंगे रैंडमली और उसको सॉल्व करने का हम तुमको सिखाएंगे. You need not have to try it right now. हम जब तुमको बनाने बोलेंगे तब तुम बनाओगे. So here is the NCERT exercise 9.1. If you can see, please raise your hand. बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे. Yeah, question number 2. A tree breaks due to a storm. सही बात है, आंधड़ पानी आएगा तो पेड़ टूटेगा ही और लंबा थोड़ी हो जाएगा. And the broken part bends to so that top. Obvious सा बात है, broken part तो bend ही करेगा और ऊपर आसमान में थोड़ी जाएगा. Bends so that top of the tree touches the ground. बिल्कुल सही बात है, अब पेड़ का जो टॉप है वो ग्राउंड को ही छुएगा, अंडरग्राउंड थोड़ी हो जाएगा. At an angle of 30 degree with it. सही बात है, कुछ तो एंगल बनाएगा. The distance between the foot of the tree, मतलब ट्री का जो फुट था, to the point where the top touches, मतलब कि पेड़ टूट के गिरा, उसका टॉप जहां पर जमीन पर गिरा वो पॉइंट और पेड़ का फुट के बीच में दूरी 8 मीटर है और पेड़ टूट के गिरा है जमीन पर और जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया. वेरी गुड. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. इफ यू रिमेंबर सच एग्जांपल आई हैव शोड यू इन द लास्ट क्लास. ट्री ब्रेक होने वाला. इफ यस प्लीज रेज हैंड. यू रिमेंबर इट और नॉट? एक एग्जाम्पल हम दिए थे जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो हेयर वी हैव द ग्राउंड, here we have the ground and on the ground there is a tree. Suppose this is my tree जिसका ओरिजिनल हाइट ये P पॉइंट से लेकर ट्री का फुट M है. ओरिजिनल हाइट से ट्री का H था. ओके, अब आंधड़ पानी चला जिसके कारण ट्री इस पॉइंट M से ब्रेक किया और जो ऊपर का ब्रोकन पार्ट है वो नीचे की तरफ गिरेगा और ये नीचे गिर के जो पॉइंट P ऊपर टॉप पे था वो पॉइंट P अब जमीन पर आ गया है और ऐसा आया कि 30 डिग्री का एंगल फ्रेम किया है ये तुम्हारा ग्राउंड के साथ और एक कंडीशन ये दिया है कि ट्री का जो फुट था M और जमीन पर जहां ये टच किया वो दोनों पॉइंट के बीच में 8 मीटर की गैप बनी है. एंड दे वांट यू टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. M ऑलरेडी हम यूज कर लिए थे इसलिए हम इस पॉइंट को M नहीं N बोलेंगे. सो दे वांट PM. दे वांट फ्रॉम यू PM. सो PM के लिए एक चीज तो क्लियर है कि ये वाला PN और ये वाला PN आर सेम. सो हम लोग जो नीचे गिर गया P उसको सपोज P डैश मान लेते हैं. सो नाउ व्हाट वी नो दैट P1M is equal to 8 meter. First condition given. P1N equal to PN. Second condition given. Also PM is equal to PN plus NM. और यहां से लिख सकते हैं PM इक्वल टू PN के जगह लिखेंगे P1N plus NM. This is condition 3 which we have got from 2. So basically we are in search of P1N and NM. Now see a right angle triangle PMN in triangle P1 MN. We have. Now see, आज एक बच्चे का डाउट आया कि सर कैसे पता करें किसमें साइन थीटा लेना है, किसमें कॉस थीटा लेना है, किसमें टेन थीटा लेना है. इट्स वेरी इजी. बस तीन ट्राइंगल के तीन साइड ही होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस. सबसे पहले वो एंगल देखो जो दिया हुआ है. तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. तो उस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में पहले सब कुछ पहचानना सीखो. 30 के सामने जो होगा दैट इज माई परपेंडिकुलर. 30 के बेस में एडजेसेंट में जो होगा दैट इज माई बेस और सबसे बड़ा साइड जो होगा दैट इज माई हाइट H, हाइपोटेनियस. उसको हम कैपिटल H. यहाँ पर जो पहले हाइट माने थे हम लोग, पेड़ का जो हाइट लिए थे स्मॉल h, उसको कैपिटल H कर देते हैं क्योंकि हम लोग स्मॉल h हाइपोटेनियस को लिखे हैं. तो अब जब तुमको P, B और H का नॉलेज हो गया है तो सबसे पहले तुमको B दिखेगा. यहाँ पर B दिया हुआ है 8 मीटर. फ्रॉम वन B दिया है 8 मीटर.
इफ इट इज ओके प्लीज रेज हैंड। नाउ अगेन यू सी कि तुमसे पूछा क्या गया है। अगर तुमसे स्मॉल p पूछा गया है तो तुम tan 30 लगा दो, क्योंकि tan 30 लगाओगे तो p बाई बी आएगा, और b पता है और tan 30 पता होता है तो p निकल जाएगा। अगर तुमसे h पूछा है तो तुम cos 30 लगा दो। क्यों? क्योंकि cos 30 का मतलब होता है b बाई एच, b पता है, cos 30 पता है, h निकल जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स। या जरूरी नहीं है कि तुम एक ही बार में p निकालो भैया, तुम आराम से cos 30 लगा लो। अगर p भी निकालना है, अगर p भी निकालना है तो भी cos 30 लगा लो। cos 30 लगाओगे तो तुम्हारा h निकल जाएगा, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम एच स्क्वायर में बी स्क्वायर घटा करके अंडर रूट ले लोगे तो p आ जाएगा। इफ यस प्लीज रेज हैंड। मतलब देखना यह है कि कौन सा चीज तुम्हारे पास है और कौन सा चीज तुमको निकालना है, वहीं पर सीन क्लियर। यहां तुमको क्या चाहिए? यहां तुमको P1 N भी चाहिए और NM भी चाहिए। तो एक बार हम sin 30 लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे sin 30? सोच के देखो, sin 30 लगाने में p और h आ जाएगा, उसमें b का काम ही नहीं आएगा। जब b का काम ही नहीं आया तो लगाए क्या फायदा? पता तो b था, यहाँ तो p और h दोनों गायब है। तो एक बार लगा लेंगे सबसे पहले tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री जब लगाएंगे तो वो हो जाएगा p अपॉन b, मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3, p की वैल्यू नहीं मालूम और b की वैल्यू 8 दी हुई है। सो p आ गई 8/√3 मीटर। ये लो p का वैल्यू आ गया, p मतलब nm आ गया, nm का वैल्यू आ गया 8/√3 मीटर। तो एक चीज तो हो गया nm। अब तुमको p भी पता है, b भी पता है, पाइथागोरस लगा के भी h निकाल सकते हो, नहीं तो cos 30 लगा दो सीधे। cos 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? cos 30 डिग्री का मतलब b बाई एच, और cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2, और b कितना है? b 8 है, और h कितना है? h नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h कितना आएगा? 16/√3, 16/√3 मीटर। सो h मतलब P1N, P1N आ गया 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। So now finally you have P1N और NM भी है, तो implies PM जो हाइट ऑफ ट्री है, PM का मतलब होता है P से लेके N का दूरी और फिर N से लेके M का दूरी, और P से लेके N का दूरी मतलब P1 से लेके N का दूरी, क्योंकि ये पेड़ का टूटा हुआ पाठी है जो गिरा है, और यहाँ NM, और P1N मतलब H प्लस NM मतलब P, और h मतलब 16/√3 प्लस p मतलब 8/√3 मीटर। नो, नाउ यू गॉट pm का मतलब हो गया 24/√3 मीटर। ये तुम्हारा 8 से कट जाएगा, 8√3 मीटर implies height of tree is 8√3 मीटर। height of tree is 8√3 मीटर। और अगर बोर्ड एग्जाम में तुमको बोल देगा √3 का वैल्यू 1.732 लेने, यहाँ बोला है क्या कुछ ऐसा? यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इम्प्लाइज हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8 इंटू 1.732 मीटर। ये जनरली बोर्ड में दे देता है, नहीं देगा तो √3 का वैल्यू हम लोग लेंगे 1.732 मीटर। नाउ वेरी सिंपल, हमको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो हम उसको इंटू 8 से कर लिए 13.856 मीटर, 13.856 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। सो पहला क्वेश्चन तुम अच्छे से समझ गए। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है पेड़ टूट के गिर जाता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे तुम और तुम बेंच पर बैठे होगे, पता चला क्वेश्चन पेपर में वो पेड़ टूट के गिर गया, तो वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ लेट अस टेक सम अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। या वी कैन टेक द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 5।
ए काइट, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सही बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत अच्छा से अगर तुम पढ़ते हो, बहुत अच्छा से समझते हो और उसको फिगर बना करके इंटरप्रेट करते हो तो तुम्हारा 80% काम वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग, पतंग, पतंग जोड़ता है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, ऑब्वियसली धागा लगा के ही उड़ रहा होगा, अपने तो उड़ नहीं रहा होगा। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, खुट्टी गाड़ दिया गया है, मान लो कांटी गाड़ दिया गया, वहां से एक धागा बांध दिया गया और सीधा ऐसा रस्सी से पतंग लटका हुआ है, 60 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाए हुए है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है। अगर स्ट्रिंग ढीला रहेगा ना तो तुम नहीं निकाल पाओगे हाइपोटेनियस, क्योंकि तब कोई नहीं निकाल सकता है, तुम क्या हम भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि तब एग्जैक्ट लेंथ हम लोग को पता नहीं चलेगा। अगर ये समझ रहे हो तो हैंड रेस करना, स्लैक क्यों बोला गया है, क्योंकि स्लैक आ जाएगा स्ट्रिंग में तो हम भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ पर कितना स्लैक है, कहाँ पर कितना स्ट्रिंग मुड़ गया है, अब हमको क्या पता। अब जैसे कि मान लो ग्राउंड पर एक ए पॉइंट है, यहाँ से स्ट्रिंग बांधा गया है और स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया है, और ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर काइट है, ये जो पॉइंट पी है इधर काइट, काइट का ड्राइंग हमको आता नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे। और काइट जो है वो जमीन से 60 मीटर के हाइट पर फ्लाई कर रहा है, 60 मीटर। तो अब्दुल वासे, सी वेरी केयरफुली, कौन सा एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्या पता है, पी, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में पी पता है, ये पी है, क्या नहीं पता है, यहां अगर एम लिया जाए तो बी नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, हाइट नहीं पता, हाइपोटेनियस। पूछा क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ, ओहो एपी निकालना है, एपी निकालना है। अब्दुल वासे सिर्फ हैंड रेस कर दो तुम, क्लियर है ना। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू एपी एंड पीएम इज इक्वल टू 60 मीटर, जो हाइट ऑफ द काइट है। सो नाउ सोचो 60 डिग्री का क्या लगाया जाए, साइन, क्योंकि पी पता है और एच नहीं पता है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकल गया, और P 60 दिया हुआ है और H नहीं पता है। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, H इक्वल टू 120/√3 मीटर, और ये तुम्हारा 40 से कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये तुम्हारा 40√3 मीटर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 40 इंटू 1.732 मीटर। और मल्टीप्लीकेशन हमको नहीं आता है, मल्टीप्लीकेशन भी हम ही करेंगे तो फिर आईफोन काहे के लिए खरीद के रखें। 40 इंटू 1.732 69.28, लेकिन तुम एग्जाम में आईफोन या एंड्रॉइड कुछ नहीं रख सकते हो, तो तुमको कैलकुलेशन का आदत डालना होगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, सब हैंड रेस कर दो, क्लियर हो गया है तो, मेरा लिखना विखना तो सब बाद में चलता रहेगा। Yes, so now we are going to take another problem, the third problem of the day। ये दोनों को काफी इजी प्रॉब्लम निकल गए, लेकिन ठीक है, बिगिनिंग में हम लोग इतना इजी क्वेश्चंस करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ना चाहिए। अब एनसीईआरटी में लेवल बढ़ेगा कि नहीं पता नहीं, वो देखना पड़ेगा हम लोग को। काइट वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, समझ गए, क्लियर, आदमी का हाइट दे दिया है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। तो सबसे पहले जितना क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिगर बनाते जाना चाहिए। ये रहा छोटा सा लड़का जिसका हाइट है 1.5 मीटर,
लेट इट बी ए बी, और ये एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अरे बिल्डिंग गिर गया, ऐसा बिल्डिंग बनने लगा तो फिर हुआ। लड़का सीधा खड़ा था, जिसका टेढ़ा होने का चांस है, बिल्डिंगे टेढ़ा हो गया, ले लीजिए। चलो ठीक है, चलेगा। और ये हुआ बिल्डिंग सपोज पीएम, ठीक है, लो गायब हो गया बिल्डिंग है, भूकंप आ गया। ना बिल्डिंग का हाइट क्या है, 30 मीटर। बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर हाइट का है। तो बॉय का भी हाइट पता है, बिल्डिंग का भी हाइट पता है, चलो बढ़िया है। और देखते हैं, अभी तो कुछ दिया ही नहीं है, अभी और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Oh, समझे, समझ ही गए होगे। उसके आंख से, आंख मतलब तुम आदमी का हेड जो है, खोपड़ी मान के चलो कि नेग्लिजिबल है, माथा उथा कुछ नहीं है, सीधे एकदम माथा पे आंख लगा हुआ है। उस दिन बताए थे हम, ज्यादा नहीं देखना है कि माथा का हाइट क्या है। तो अगर वो बिल्डिंग के तरफ जाएगा तो आंख से देखोगे तो जितना पास पहुंचेगा इंक्लिनेशन उतना बढ़ेगा। तो यहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ गया है। चलो ठीक है, तो हम लोग पहले तो, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, तो इनिशियल पोजीशन में जब देखा गया यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को, तो वो हमको हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे दिखा। तो डायग्राम देखो, हम जान के, हम चाहते तो एक बार में बना देते सब, लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे सिखाया जाए तुमको। 30 डिग्री था पहले, उसके बाद आदमी थोड़ा, ये जो लड़का है ये शांत रहने वाला लड़का नहीं है, ये थोड़ा बिल्डिंग के तरफ चल रहा है अपना मस्त होकर के। तो क्या हुआ, थोड़े देर के बाद इस लड़का का पोजीशन बदल गया, और अब ये पहुंच गया होगा कुछ यहाँ पर, मान लो ये बी डैश ए डैश मान लो, चलो ए डैश बी डैश मान लेते हैं, लड़का ही है, कोई और नहीं है। यहां से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो अब उसको 30 डिग्री के बजाय 60 डिग्री का इंक्लिनेशन दिख रहा है। ऐसा, जल्दी से बताओ किसको किसको फिगर क्लियर है, प्लीज रेज हैंड, यू हैव टू रेज हैंड। या फाइन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग के तरफ ये कितना मूव किया, बी बी डैश इज टू बी फाउंड। इफ यस प्लीज रेज हैंड। यही निकालना है कि वो बिल्डिंग के तरफ कितना मूव किया है, हाउ मच ही हैज मूव्ड, ये निकालना है हम लोग को। नाउ सी, क्या क्या चीज लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो वो क्लियर कर देते हैं। ए बी का हाइट 1.5 मीटर है, तो फिर ए डैश और बी डैश का भी हाइट 1.5 मीटर ही होगा। यहाँ पर अगर n पॉइंट है तो एम एन का भी लेंथ 1.5 मीटर ही होगा। प्रणव प्लीज स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन मत मांगो, नहीं तो मीटिंग से बाहर कर देंगे। सो नाउ सी, नाउ सबसे पहला कंडीशन जो पता है वो है ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एम, विच इज 1.5 मीटर, विच इज 1.5 मीटर। नाउ सी, हम लोग को क्या क्या चीज पता है, क्या क्या नहीं पता है, ये सोचना पड़ेगा। अगर एनएम पता है, देखो स्ट्रैटेजी पहले बना लेंगे, स्ट्रैटेजी पहले बना लेंगे, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। एनएम पता है तो पीएन पता चल जाएगा, ठीक है, पीएन। सो इम्प्लाइज पीएन, पीएन, पीएन अगर निकालना है तो वो पीएम माइनस एनएम करने से निकल जाएगा। हैंड रेस करो, तो 30 माइनस 1.5 मीटर, ये पीएन आ जाएगा, विच इज 28.5 मीटर। तो अभी मेरे पास पीएन आ गया। अब सोचो पीएन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है जिसका एंगल एक दिख रहा होगा तुमको। ओहो, दो दो राइट एंगल दिख रहा है एक ही बार में। अगर दो दो दिख रहा है तो हैंड रेस करो। 30 डिग्री वाले का भी पार्ट है वो, और 60 डिग्री वाले का भी पार्ट है वो। वेरी गुड। तो 30 डिग्री वाला देखते हैं पहले। इन ट्राइंगल पी एन ए, सी वेरी केयरफुली, पी एन ए 30 डिग्री के सामने में है पी एन, तो वो tan का हेल्प लेंगे हम लोग। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
PN by AN, please raise hand, is it okay? Tan 30 degree equal to PN by AN, परपेंडिकुलर by base। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और PN 28.5 बाय AN नहीं पता, AN नहीं पता, AN निकल गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AN आ रहा है 28.5 इंटू √3 मीटर। बट प्लीज डोंट डू कैलकुलेशन हेयर, क्योंकि आगे भी हम लोग BM निकालेंगे, उसमें भी √3 आएगा। सो इन ट्राइंगल PNA डैश tan 60 डिग्री, PNA डैश tan 60 डिग्री इक्वल टू PN बाई A डैश N। tan 60 का मतलब √3 और PN का मतलब 28.5 by A dash N। From here I can get A dash N equal to 28.5 divided by √3 meter। Yes, now see, B dash निकालना है आपको, वो A dash के बराबर ही होगा। If yes, please raise hand। B dash is same as A dash और A dash का मतलब AN में A dash N घटा दो और AN मेरा अभी कितना आया था, AN आया था 28.5 इंटू √3 माइनस A dash N कितना आया 28.5 बाई √3 ओवरऑल मीटर। अब देखो दोनों में डेसिमल कैलकुलेट नहीं किए क्योंकि यहाँ देखो थोड़ा अच्छा हो गया ना, 28.5 कॉमन ले लेंगे तो 28.5 जब कॉमन ले लिए तो इधर बचा √3 माइनस 1/√3 मीटर इक्वल टू 28.5 इंटू LCM में जब √3 लोगे तो ऊपर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा मीटर और 28.5 इंटू 2 हो जाएगा 57 बाई √3 मीटर। और ये तुम्हारा 57 19 इंटू 3 होता है ना, तो 19 √3 हो जाएगा, 19 √3 मीटर। सो दिस इज 9, ये सही है तो हैंड रेस करना। 57 को लिखते हैं ना 19 इंटू 3, तो 19 √3 हो गया, 19 इंटू 1.732 मीटर। Now again I will take the help of iPhone and you will not take the help of anything। 19 into 1.732 32.908 32.908 meter। Therefore the boy walked about 33 मीटर बोल सकते हो राउंड ऑफ करके, और राउंड नहीं करना है तो 32.908 मीटर टुवार्ड्स द बिल्डिंग के तरफ वो थोड़ा इतना मूव किया होगा। सबको पूरा क्लियर है तो हैंड रेस कर देना। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ NCERT। क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओहो, ठीक से पढ़ना भाई, नहीं तो गलती होने का चांस है। दो चीज खड़ा है यहाँ पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, मतलब एक बॉटम है और एक टॉप है, किसका, ट्रांसमिशन टावर है। अच्छा, टावर हवा में तो लटका हुआ रहता नहीं है, किसी बिल्डिंग पे ही लगा होगा, वही बोल रहा है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा 20 मीटर हाइट का कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है जिसका हाइट नहीं पता। हमको लगता है टावर का ही हाइट निकालने बोल देगा, फिर भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जितना डायग्राम बोला है उतना हम लोग करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। तो इधर एक बिल्डिंग बना लेते हैं थोड़ा। बिल्डिंग तो पतला सा होता नहीं है, मान लो ये बिल्डिंग है, इसमें खिड़की उड़की भी है, लेकिन वो हम दिखाएंगे नहीं अभी। अरे गायब हो गया बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर, बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर।
और बिल्डिंग पर एक टावर खड़ा है। अच्छा, इस तरह से। ऑब्वियसली बिल्डिंग से तो कम में हाइट का टावर होगा, हो सकता है ज्यादा भी हो, कोई ठिकाना नहीं है। लीजिए, टावर गिर गया, नो नेटवर्क। चलो ठीक है, अब फिर मिट जाएगा तो हम क्या करेंगे। लो, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट। सो नाउ सी, ग्राउंड पर कोई पॉइंट था, ग्राउंड पर से पॉइंट ए है, उससे टावर का बॉटम और टॉप का इंक्लिनेशन दिख रहा था 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइन। ए से टावर का बॉटम का इंक्लिनेशन दिखा 45 डिग्री, जबकि ए से ही टावर का टॉप का इंक्लिनेशन दिखा 60 डिग्री। अरे तो गजब हो गया, गजब हो गया। तो हैंड रेस करना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। तो ये हो गया 60 डिग्री। टावर को मान लेते हैं हम लोग कुछ P से लेकर Q तक, और बिल्डिंग का फुट को M मान लेते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड H, हाइट ऑफ द टावर। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। हम इतना कंफर्म समझ रहे हैं क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में बचता नहीं है जो निकालने बोला जाए। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा है। लेट मी चेक वंस। क्या पूछा है 7? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यस, एज एक्सपेक्टेड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या किया जाए इसमें, 20 मीटर पता है, ठीक है, और 20 मीटर चूंकि पता है और एंगल 20 मीटर वाला ट्रायंगल का 45 डिग्री है, तो एम लेंथ निकाल देंगे। एम लेंथ निकालने के बाद है, ध्यान से सुनो, 20 मीटर जो पता है उसके सामने का एंगल है 45 डिग्री, तो उसके हेल्प से एम निकल जाएगा tan 45 लगा के। और एक बार एम निकला तो फिर tan 60 लगा करके एम से पीएम निकाल देंगे, और पीएम में क्यूएम घटा देंगे तो पीक्यू आ जाएगा। स्ट्रेटेजी समझ गए तो हैंड रेस कर देना। सो नाउ इन ट्राइंगल AMQ we have AMQ tan 45 degree, tan 45 degree is equal to PQ upon AM, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है और PQ का वैल्यू 20 है और AM का वैल्यू नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले AM का वैल्यू भी आ गया 20 मीटर। चलिए ये एक निकाल दिए 20 मीटर AM का वैल्यू। अब इन ट्राइंगल PMA, इन ट्राइंगल AMP वी हैव, इसमें लगाया जाए फिर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू PM अपॉन AM, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। PM अपॉन AM अभी अभी 20 लाए हैं, तो PM आ गया कितना, 20√3 मीटर। सो इम्प्लाइज PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा पूरा PM माइनस QM। तो इम्प्लाइज PQ इक्वल टू PM पूरा अभी अभी आया मेरा 20√3 और QM ऑलरेडी 20 था, तो इतना मीटर, और 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। सो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732 में 1 घटाओगे तो 0.732 मीटर। सो हाउ मच इज दिस, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो इक्वल टू, ये तो कर देंगे हम बिना आईफोन का, एक डेसिमल हट जाएगा और तुम्हारा 14.64। इफ यस प्लीज रेज हैंड। तुम लोग को लग रहा होगा सर को कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन हम भी थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं। 14.64 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। आई थिंक इट इज क्लियर। तो अगेन लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। 7 हो गया हम लोग का, उससे मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का लेना है। 8 में क्या है, a statue इतना मीटर tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue and from the same point angle of top of the pedestal is, ये हम नहीं करेंगे, ये तुम कर लोगे, ठीक है। एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यस ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ इलेवेशन of the top of a building
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इस 30 डिग्री, मतलब टावर के टॉप से बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए और आंख इलेवेट ही करना पड़ रहा है, मतलब टावरे कम हाइट का है और बिल्डिंगे ज्यादा हाइट का है। ये लगता है दिल्ली मुंबई कोई जगह है जहां टावर से ज्यादा हाइट बिल्डिंग होता है। इफ यस प्लीज रेज हैंड। हमारे यहाँ तो टावर ज्यादा ऊंचा हो जाता है, ऐसे ऐसे एयरटेल वाला टावर, जब हम लोग कार से जाते हैं बाय रोड कहीं तो एयरटेल का टावर दिखता है, उस पर ऊपर चिड़िया उड़ते रहता है, तो उससे तो कम में हाइट का बिल्डिंग हमारे यहाँ होता है। ये दिल्ली मुंबई का बात हो रहा है। टावर के टॉप से भी बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए आंख ऊपर ही उठाना है। चलो ठीक है, जो बोल रहा है हमको वो फॉलो करना है। अब हमारा घर हो या तुम्हारा घर हो या मुंबई हो या दिल्ली हो, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है। इफ यस प्लीज रेज हैंड। क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है बोर्ड एग्जाम में। किसका हाइट ज्यादा है हमको क्या पता। सो नाउ दिस इज ग्राउंड और ये रहा ग्राउंड पे टावर। ऑब्वियसली थोड़ा तो इज्जत रखेंगे टावर का ना, वो कुछ तो बड़ा बनाएंगे, आदमी के जैसा छोटा थोड़ी बना देंगे। इतना भी छोटा तो टावर नहीं होता है, हालांकि बिल्डिंग के सामने काफी छोटा लग रहा है हमारा टावर। नाउ दिस इज बिल्डिंग। ये मिट ही जाएगा हमको लगता है, ज्यादा चांस है इंटरनेट का। नहीं मिटा, चलो मजबूत बिल्डिंग है। तो यहाँ पर ए बी पॉइंट ले लो टावर को और सी डी ले लो तुम बिल्डिंग के लिए। और क्या बोला है क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से। अच्छा टॉप टॉप मिला देना है, टॉप टॉप मिला देना है, ठीक है। टावर के टॉप से बिल्डिंग का टॉप को देखने के लिए आंख ऊपर करना पड़ा है। कितना ऊपर करना पड़ा है, क्या बोला है क्वेश्चन में? 9 नंबर क्वेश्चन 30 डिग्री। चलो ठीक, 30 डिग्री। चलो अच्छा है 30 है, कहीं 60-70 डिग्री नहीं है, नहीं तो बिल्डिंग और ऊंचा हो जाता। और क्या बोला है? एंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अभी फुट नहीं पड़े थे तो मेरा माथा खराब होने लगा था। अभी हमको लगा था, पता है क्या लिख देगा? अभी हमको लगा था एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हम कंफ्यूज हो गए थे, बिल्डिंग के टॉप से अब इलेवेशन कहां से हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के फुट से बोला है 60 डिग्री। तो जो जो समझ रहा है हैंड रेस करेगा। बिल्डिंग का फुट मतलब डी। डी पे कोई आदमी खड़ा होकर के जब टावर का टॉप देखा, ऐसे टावर का टॉप जब देखा तो यहाँ इलेवेशन 60 डिग्री का मिला। तो अल्टरनेट एंगल के कारण भाई यहाँ भी हम सबसे पहले लिख देंगे 60 डिग्री। ये फिगर क्लियर है तो हैंड रेस कर देना एकदम 200 बच्चा। 200 स्टूडेंट शुड रेज द हैंड अगर फिगर क्लियर है तो। और क्या बोल रहा है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा टावर का हाइट 50 मीटर है, टावर का हाइट 50 मीटर है, बिल्डिंग का हाइट पूछा है। तो ये देखो अगर ये पॉइंट एम है तो सबसे पहले बता दें एम से लेके डी का दूरी भी 50 मीटर ही होगा। हैंड रेस मारो, हैंड रेस मारो। और ये अगर एच मान ले सी एम तो बिल्डिंग का हाइट होगा एच प्लस 50। अब पूरा काम हो गया, एच निकालना है भाई किसी तरह। निकल गया एच। किसको किसको दिख गया एच कैसे निकलेगा? जल्दी हैंड रेस करो, टेल फास्ट, हैंड रेस। पहले बी डी निकाल देंगे tan 60 यूज करके, tan 60 tan 60 tan 60 tan 60 यूज करके बी डी निकाल देंगे। और बी डी मतलब ए एम, या तुम ए एम डी ट्राइंगल में tan 60 यूज कर लो तो भी डायरेक्ट ए एम निकल जाएगा। और ए एम से फिर एच निकलेगा tan 30 लगा के। चलो बन गया सवाल। इन ट्राइंगल बोले थे ना, फिगर बना दो क्वेश्चन बन जाएगा। इन ट्राइंगल ए एम डी वी हैव AMD AMD AMD, यस दिख गया। 60 डिग्री के देखो ये सामने है तो ये P हो गया और AMB हो गया। सो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे अब्दुल वासे? tan 60 डिग्री। आज पूरा दिन अब्दुल वासे का है क्योंकि आज हमसे वो क्लास के पहले डाउट पूछ लिया। tan 60 डिग्री हो जाएगा मेरा MD बाई AM इम्प्लाइज tan 60 का मतलब हो गया √3 और MD का मतलब हो गया 50 मीटर और बाई AM तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AM कितना आ गया? AM आ गया 50 बाई √3। एक चीज हमेशा बोलेंगे, जब तक क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना हो तब तक √3 का वैल्यू नहीं रखना चाहिए, कभी कभी आंसर अच्छा आ जाता है। तो इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC वी हैव, सी ऊपर वाला पॉइंट है छुप गया है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं H मतलब CM बाई AM। हैंड रेस किया जाए।
tan 30 का मतलब 1/√3 इक्वल टू h बाई am अभी जस्ट लाए हैं 50/√3. So now we will cross multiply to h equal to 1/√3 into 50/√3. This is equal to 50/3 meter. So this is my h. This is my h. So this is equation 2. यहाँ रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. तो h आ गया. अब तुमको पूरा टावर बिल्डिंग का हाइट लिखना है, तो आ जाएगा तुम्हारा हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h प्लस 50 मीटर. h प्लस 50 मीटर और h हो गया 50/3 प्लस 50 मीटर. 150 और 50 200/3 मीटर. This should be the height of the building. So let's come to our next problem. Question number 9 तो हो गया. 10 खुद से करो क्योंकि 9th के आसपास है. कुछ नया मिले बढ़िया, कुछ बढ़िया. 12 क्या है? ये तुम्हारा 11 का तो पूरा फिगर ही बना दिया, तो उसमें हम क्या करेंगे, तुम ही बना लेना. 12 है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन डिराइव द हाइट ऑफ द टावर. चलो ये कर लोगे. 13 बनाते हैं. 13 is a good one. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level. चलो ठीक है. सी लेवल से 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है. जानते ही हो समुद्र पर लाइट हाउस रहता है, वो तुमको देखता है कौन सा शिप आ रहा है, जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है. सबसे पहले तो ये लाइट हाउस बन गया मेरा. 75 मीटर हाइट है. सपोज ये ए बी है. ये लाइट हाउस है मेरा जिसका हाइट 75 मीटर दिया हुआ है. और क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ के टॉप से ऑब्जर्व किया गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री और 45 डिग्री. अच्छा, 2 को शिप आते हुए दिखा है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बोर्ड एग्जाम में. दोनों शिप लाइट हाउस के सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट. हो सकता है दोनों लेफ्ट में हो या एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो. ये एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर होगा. अभी क्या दिया है सो देखना है पहले. If one ship is exactly behind the other on the same line of the lighthouse. ठीक है, समझ गए, सेम साइड में है. यस प्लीज रेज हैंड. एक शिप दूसरा के ही पीछे है, मतलब सेम लाइन में आ रहा है. तो ठीक है, हम फिगर बना देंगे और बहुत इजीली बना देंगे. देखो शिप उप का डायग्राम वायग्राम तो आता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे हम बनाने का. बच्चा में हम ऐसा शिप बनाते थे. ये एक शिप है और एक शिप ये है. अगर हमारा डायग्राम जबरदस्त है तो हैंड रेज करना. हैंड ही रेज नहीं हुआ. हाँ हुआ. ठीक है, मतलब जबरदस्त है. इससे ज्यादा शिप कोई बना भी नहीं सकता है. अब बढ़िया शिप बना के क्या फायदा, क्वेश्चन बनाने से मतलब है. हाँ, तो ज्यादा डिप्रेशन किसका होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स. ज्यादा किसका डिप्रेशन होगा देख ही लेंगे अभी. अब देखो ये जो शिप है ना, ये चौड़ा शिप है. इसको चौड़ा शिप को चौड़ा नहीं लेना. फिर मत पूछने लगना हमसे कि सर शिप का चौड़ाई कितना है. शिप को हम लोग मानेंगे पॉइंट सोर्स. शिप एकदम पॉइंट के बराबर है, क्योंकि लाइट हाउस से दिख रहा है तो बहुत दूर दिख रहा है, तो एक छोटा सा बिंदु जैसा दिखेगा. हाँ, तो जो ज्यादा दूर है उसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन तुमको कम दिखेगा. तो दूर वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री और पास जो पहुंच गया है उसका 45 डिग्री. जो पास पहुंच गया है उसका डिप्रेशन 45 डिग्री है. ये फिगर जबरदस्त क्लियर है. तो 200 हैंड रेज. अब अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. 75 ही हैंड रेज हुआ. समझने में दिक्कत हो रहा है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई. अब नाव जो शिप है उसका हमसे चौड़ाई मत पूछने लगना, उसको हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे. अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में सो भी देख ले. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स. वेरी गुड, इजी क्वेश्चन. दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस. तो इस शिप को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो शिप है ये कोई पॉइंट M है और दूसरा शिप जो है उसको भी कोई पॉइंट N मान लेते हैं. तुमको बताना है x का लेंथ, मतलब M और N के बीच का दूरी बताना है.
ठीक है। तो अब लगाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, तुम चाहते हो तो बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा सीप बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा लाइन खींच करके ग्राउंड से मिला दो और दोनों पॉइंट को डॉट डॉट ले लो, उसको एम और एन लिख दो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है हमको, एम एन निकालना है। तो क्या क्या निकल सकता है, चलो निकल गया। एम एन निकालना है तो पहले एम बी निकाल देंगे, एम बी एम बी एम बी एम बी एम बी 10:30 से। फिर एन बी निकाल देंगे, एन बी एन बी एन बी 10:45 से। सो माई मेथड, इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम 10:30 डिग्री लगेगा, वो हो जाएगा ए बी बाई एम बी। और 10:30 डिग्री का मतलब 1/√3, और ए बी का मतलब 75, और एम बी नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एम बी निकला, कितना निकला, 75√3 मीटर निकला। इक्वेशन 1। अब एन बी निकाल देंगे इन ट्रायंगल ए बी एन। देख रहे हो डायग्राम क्लियर, तो समझ लो 90% काम एक ही जैसा होता है। 10:45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई एन बी, और 10:45 तो बहुत अच्छा होता है यार, 1 होता है। ऐसे भी देख रहे हो एक एंगल 90 है, एक एंगल 45 है, तो दूसरा एंगल भी 45 है होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक 75 होगा, तो एन बी 75 आएगा ही। सो 1 इक्वल टू 75 बाई एन बी, तो यहाँ से एन बी आ गया। बढ़िया क्वेश्चन सोच के लेते हैं लेकिन सब इजी निकल जाता है। सो इम्प्लाइज एम एन, एम एन का मतलब हो जाएगा एम बी माइनस एन बी। एम बी कितना निकाले, 75√3 निकाले। एन बी कितना निकाले, 75 निकाले। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। 75 निकालेंगे कॉमन, और आंसर होगा 75 इंटू √3 - 1 मीटर। अगर बोर्ड में √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पर आंसर छोड़ने में भी मार्क्स मिल जाएगा पूरा। अगर √3 दे दिया है तो फिर यूज करना पड़ेगा, और ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो अभी हम लिख दे रहे हैं पूरा, 1.732 - 1, और रीजन लिखना पड़ेगा, सीन्स √3 इक्वल टू 1.732 इज गिवन। हैंड रेस करो, समझ रहे हो तो बोर्ड में ऐसे लिखना होता है। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे तो जाके बोर्ड में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और देखो जैसे कि यहाँ मीटर छूट गया था तो समझ लो तुम्हारा 1 मार्क्स काट लेगा इसमें बोर्ड। तो एक एक चीज सही होना चाहिए। सो दिस इज 75 इंटू 0.732 मीटर इक्वल टू कितना आएगा देखना पड़ेगा। 75 इंटू 0.732, 54.9, 54.9 मीटर, और यू कैन अप्रोक्सीमेट टू बी 55 मीटर। देयरफॉर वो डिपेंड करता है, तुम्हारा एनसीईआरटी में देख लेना क्या आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज नियरली 55 मीटर, और यू कैन से मोर एक्यूरेटली 54.9 मीटर। सो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज के सेशन के लिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन करेंगे। ये बैलून वैलून वाला क्वेश्चन खुद कर लिया करो, बढ़िया क्वेश्चन कुछ दिखे ले। समरी आ गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया क्या इतने में। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हम नहीं चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती और जल्दी जल्दी में खत्म किया जाए क्लास, तो हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अभी 6 मिनट्स है मेरे पास। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। चलो ठीक है, जितना बोल रहे हैं उतना बनाएंगे। एक हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जाता है। चलो ठीक है, ये रहा हाईवे। ठीक है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द, मतलब ये हाईवे टावर के टॉप तक पहुंचता है। और ये रहा मान लो टावर। हमको लगता है ये मिट जाएगा, नहीं मिटा, चलो बढ़िया। ये रहा पीएम। ठीक है, ये टावर है। इसके बारे में क्या बोला है, A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower। अच्छा, पी पर बैठा हुआ कोई आदमी है जो देख रहा है कि हाईवे पर एक कार टावर की तरफ चला आ रहा है, और उसको 30 डिग्री की डिप्रेशन से दिख रहा है वो कार। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम है, 30 डिग्री के डिप्रेशन पे कार, सपोज पॉइंट से कुछ भी लेट इट बी बी,
उसको दिख रहा है कि कार टावर की तरफ मूव कर रहा है, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे डायग्राम समझ में आता जाए वैसे वैसे लिखते जाना है। फिर 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ऑब्वियसली 6 सेकंड के बाद कार टावर के और पास पहुंच जाएगा तो डिप्रेशन तो और बढ़ेगा ही। तो अब टावर के थोड़ा और पास कार पहुंच गया होगा सी पर, और अब डिप्रेशन का एंगल पूरा का पूरा 60 डिग्री दिख रहा होगा। सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ऐसा मत सोच लेना कि दोनों एंगल के बीच का एंगल को हम दिखाए हैं 60 डिग्री। अभी देखो मिटा के दिखा दिए, क्लियर दिख रहा है ना 60 कौन है, हैंड रेस करो समझ में आ रहा है तो। 60 पूरा है और 30 डिग्री इतना था, और बी से सी आदमी पहुंचा है ना 6 सेकंड में। ठीक है, ये जो तुम्हारा जर्नी हुआ है t इक्वल टू 6 सेकेंड्स लगा है आदमी को बी से सी पहुंचने में। तो पक्का तुमसे देखना स्पीड ऑफ द कार पूछेगा। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from अच्छा, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। अब कितना टाइम लगने वाला है देखो, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। सी पर पहुंच गया, अब बोल रहा है कि सी से टावर का फुट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो हैंड रेस किया जाए। ये वाला टाइम पूछ रहा है कि यहां से यहां जाने में कितना। तो पहले तो हम स्पीड निकालेंगे और फिर सीएम डिस्टेंस निकालेंगे, और सब कुछ हम टावर का हाइट एच के टर्म्स में निकालेंगे। आराम से करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बस करेंगे ताकि टाइम हमारे पास अभी 4 मिनट बचा हुआ है। सो नाउ 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री लगा देंगे सीधे इन ट्राइंगल पी एम बी। इस बार हम लैंग्वेज कम लिखेंगे ताकि तुम सब कुछ समझ गए तो अब डायरेक्ट लिखेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई बी एम implies 1 by root 3 equal to h by bm। so bm equal to √3h। तुमको बस हैंड रेस करते जाना है, यस और नो। अब tan 60 डिग्री लगाएंगे और ट्राइंगल का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, तुम खुद सोचो। सिमिलरली tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई सी एम, और tan 60 डिग्री होता है √3, सो h बाई सी एम। तो सी एम कितना हो गया, सी एम हो गया h बाई √3। तो याद रखो ये सी एम डिस्टेंस काम आने वाला है आगे चलकर, क्योंकि तुमको टाइम निकालना है सी से एम जाने में कितना टाइम लगा कार को। तो यही डिस्टेंस को डिवाइड करोगे कार के वेलोसिटी से। तो अभी वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकलेगा बीसी डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो अब बीसी हम निकालने वाले हैं। सो इम्प्लाइज बीसी, बीसी मतलब बीएम, और बीएम में घटा देंगे सीएम। सो इम्प्लाइज बीसी कितना आ रहा है, बीएम, बीएम आया था √3h और सीएम आया h बाई √3। तो √3 माइनस 1 बाई √3 कॉमन, h बाहर हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली मीटर, हम लोग यूनिट मीटर मान के चल रहे हैं हर जगह, मीटर। सो बीसी इक्वल टू हाउ मच, ये तुम्हारा 2 बाई √3h मीटर, मीटर। तो BC आ गया, और B से C जाने में टाइम कितना लगा था 6 सेकंड। तो हमको वेलोसिटी मिल गया, इम्प्लाइज स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार दैट इज V इक्वल टू BC बाई टाइम, इम्प्लाइज V इक्वल टू BC लेंथ आया है 2h बाई √3 और बाई टाइम 6 सेकंड था, और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो इम्प्लाइज V कितना आ गया, V आ गया 2h बाई 6√3 और 2 से कट गया, सो h बाई 3√3 मीटर पर सेकंड। प्लीज चेक इज इट ओके और नॉट, इफ यस प्लीज रेज हैंड। कार का वेलोसिटी आ गया तुमको टावर का हाइट h के टर्म्स में। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो तुम चेक कर लेना। नाउ implies time taken to move from C to M, equal to CM by
वेलोसिटी cm मतलब h/√3, अभी जस्ट आया था। cm मतलब h/√3 और बाई स्पीड, स्पीड आया है h/3√3 और ये सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो मीटर में माना गया है और नीचे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर मीटर कट जाएगा। तो ये कितना आ रहा है h/√3 और क्रॉस हो जाएगा, so 3√3/h seconds. So h cancel out, √3 cancel out, 3 seconds, 3 सेकेंड और लगेगा और 3 सेकेंड में कार टावर के फुट पर होगा। So for today this much is okay. Next day we will do more problems.